डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। केंद्र केंद्र ने फिर सराहा धामी सरकार का गुड गवर्नेंस मॉडल। 264 करोड़ पर फंड किया मंजूर। उत्तराखंड कांग्रेस ने बीजेपी पर किया हमला, भाजपा को भ्रष्ट जुमला पार्टी बताया। बीजेपी ने कहा केंद्र से लेकर राज्य तक कांग्रेस पार्टी खुद भ्रष्टाचार में लिप्त। देहरादून में अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने के लिए महापंचायत का होगा आयोजन। 8 फरवरी को देहरादून के परेड ग्राउंड में होगा महापंचायत। लोहाघाट में 1200 की आबादी वाला चौड़ी राय गांव 4 साल बाद भी प्यासा, दूर से लाना पड़ता है पानी, प्रशासन बेसुध। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है उत्तराखंड न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शालिनी राणा। शुरुआत करेंगे उत्तराखंड से जुड़ी खबरों की। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड सरकार द्वारा शहरी विकास और आवास विभाग के स्तर पर लागू किए गए विभिन्न सुधारों को एक बार फिर केंद्र सरकार की सराहना मिली है। केंद्र ने इन सुधारों के लिए उत्तराखंड को 264.5 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि स्वीकृत की है। इस पर मुख्यमंत्री धामी ने केंद्र सरकार का आभार व्यक्त किया। केंद्र की रिफॉर्म आधारित योजना के तहत मंजूरी केंद्रीय आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय ने राज्यों को शहरी विकास और आवास विभाग से जुड़े नीतिगत सुधार लागू करने के निर्देश दिए थे। इन्हीं सुधारों के तहत मंत्रालय ने स्पेशल असिस्टेंस टू स्टेट्स फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट 2025-26 योजना के अंतर्गत उत्तराखंड को कुल 264.5 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि स्वीकृत की। स्वीकृत राशि में शहरी विकास विभाग को जीआईएस आधारित यूटिलिटी मैपिंग यानी सीवर, पेयजल और ड्रेनेज कार्य के लिए 3 करोड़ रुपए, सरकारी जमीनों और भवनों की मैपिंग के लिए 6.5 करोड़ रुपए और नगर निकाय के स्तर पर आय के स्रोत बढ़ाने के लिए 10 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि शामिल है। मंत्रालय ने सबसे अधिक प्रोत्साहन राशि आवास विभाग के अंतर्गत लागू किए गए सुधारों के लिए स्वीकृत की है। अर्बन लैंड एंड प्लानिंग रिफॉर्म के तहत उत्तराखंड आवास विभाग द्वारा टाउन प्लानिंग स्कीम और लैंड पूलिंग स्कीम के नियम लागू किए गए थे, जिसके लिए 100 करोड़ रुपए की धनराशि स्वीकृत की गई है। इसके अलावा पुराने शहरी क्षेत्रों के पुनरुद्धार कार्यक्रम के लिए 140 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। वहीं बिल्डिंग बायलाज में ग्रीन बिल्डिंग मानकों को लागू करने के लिए 5 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि मंजूर की गई है। सचिव आवास डॉक्टर आर राजेश कुमार ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में आवास विभाग राज्य के प्रत्येक नागरिक को किफायती आवास उपलब्ध कराने और उत्तराखंड को देश के अग्रणी राज्यों में शामिल करने के लक्ष्य के साथ प्रतिबद्धता से काम कर रहा है। प्रदेश कांग्रेस पार्टी द्वारा अपने सोशल मीडिया पेज पर एक पोस्टर जारी कर प्रदेश भाजपा को भ्रष्ट जुमला पार्टी बताया गया है, जिसके बाद पोस्टर को लेकर सियासत गर्मा गई है। भाजपा और कांग्रेस के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार तेज होता जा रहा है। इसी क्रम में भाजपा विधायक विनोद चमोली ने कांग्रेस पार्टी पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि केंद्र में राजनीति कर रहे कांग्रेस के 3 बड़े नेता जमानत पर बाहर आकर कार्य कर रहे हैं। उन्होंने प्रदेश कांग्रेस के कई बड़े नेताओं का उदाहरण देते हुए कांग्रेस पार्टी को खुद भ्रष्टाचार में लिप्त होना बताया। उन्होंने कहा कि केंद्र से लेकर प्रदेश की राजनीति में कांग्रेस के सभी नेता किसी न किसी प्रकार से भ्रष्टाचार की श्रेणी में आते हैं, जिसके चलते कांग्रेस पार्टी के कई नेताओं पर ईडी और सीबीआई की जांच भी हुई है। ऐसे में प्रदेश कांग्रेस का भारतीय जनता पार्टी को भ्रष्ट बताना निसंदेह गलत है। उत्तराखंड के कोटद्वार में मुस्लिम दुकानदार की दुकान का नाम और मोहम्मद दीपक वाला विवाद संसद तक पहुंच गया है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस मामले को संसद में उठाते हुए भाजपा सरकार पर सामाजिक सद्भाव खराब करने जैसे विषयों से हमला भी बोला है। वहीं भाजपा प्रदेश प्रवक्ता मथुरा दत्त जोशी की माने तो कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे पर केवल और केवल राजनीतिक रोटियां सेकने का काम कर रही है। उन्होंने कहा, पहले नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी द्वारा ट्वीट करना व अब संसद में कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा इस प्रकरण पर टिप्पणी करना इस विषय को राजनीतिक रंग देने का कार्य करना दर्शाता है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। प्रदेश प्रवक्ता ने कहा कि राजनीति करने के लिए कांग्रेस किसी भी विषय को मुद्दा बनाने की जितनी मर्जी कोशिश कर ले, लेकिन कांग्रेस को हमेशा मुंह की खानी पड़ेगी।
देखिए, ये कांग्रेस की पुरानी प्रवृत्ति है। ये तो उनकी प्रवृत्ति में है कि उन्होंने पहले भी सांप्रदायिक सद्भाव खराब करने की बात यहाँ पर की है, आज भी उसी बात को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। जिस तरीके से कांग्रेस के शीर्ष नेता राहुल जी ने और उसके बाद खड़गे जी ने कोटद्वार वाले मामले में राजनीतिक रंग देने का काम किया है, निश्चित रूप से बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। और कांग्रेस ने हमेशा हर मामले में राजनीति करने का काम किया है। आज कोटद्वार वाले मामले में भी कांग्रेस अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का प्रयास कर रही है, लेकिन कांग्रेस के मंसूबे इससे हल नहीं होंगे या पूरे। अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने के लिए 8 फरवरी को देहरादून के परेड ग्राउंड में महापंचायत का आयोजन होने जा रहा है, जिसे इंडिया गठबंधन के सभी दलों का समर्थन है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने इस महापंचायत की घोषणा की है, जिसका उद्देश्य अंकिता भंडारी को न्याय दिलाना है। हालांकि भाजपा ने इस महापंचायत को विपक्ष का राजनीतिक मुद्दा बताया है। भाजपा के विधायकों का कहना है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने के लिए हर संभव प्रयास किया है और उनकी संतुष्टि के कारण ही सीबीआई जांच संभव हो पाई है। वहीं कांग्रेस का आरोप है कि सीबीआई जांच सरकार प्रायोजित है और वे उच्चतम न्यायालय की निगरानी में जांच की मांग करते हैं। कांग्रेस प्रवक्ता सुजाता पाल ने कहा कि सीबीआई जांच पर्यावरणविद अनिल जोशी के द्वारा मुकदमा दर्ज करने पर की गई है, जिन पर जंगल की जमीन हड़पने का आरोप है। इससे सरकार की मंशा पर सवाल उठते हैं। फिलहाल सीबीआई वीआईपी के पहलू की जांच कर रही है और ये मुद्दा 2027 विधानसभा चुनाव में अहम रहने वाला है। देहरादून के शहसधारा क्रॉसिंग पर मौजूद आजाद नगर कॉलोनी पर वक्फ की जमीन को कब्जा करने का आरोप लगाते हुए वक्फ बोर्ड ने 150 से अधिक लोगों को नोटिस भेजे हैं। आपको बता दें कि राजधानी देहरादून में इन दिनों रिस्पना और बिंदाल नदी के ऊपर बन रहे एलिवेटेड रोड प्रोजेक्ट की जद में आने वाले मोहल्लों में अफरा तफरी का माहौल है। वहीं अब उत्तराखंड वक्फ बोर्ड ने देहरादून के चूना भट्टा क्रॉसिंग पर मौजूद मुस्लिम कब्रिस्तान के आसपास तकरीबन 100 बीघा भूमि को वक्फ भूमि करार देते लगभग 150 नोटिस भेजे हैं। इन लोगों पर वक्फ बोर्ड की जमीन पर अवैध कब्जे का आरोप है। नोटिस आने के बाद मोहल्ले के लोगों पर कार्रवाई की तलवार लटक रही है। वक्फ बोर्ड अध्यक्ष शादाब शम्स ने जानकारी देते हुए बताया कि चूना भट्टा क्रॉसिंग पर वक्फ की संपत्ति पर लोगों के द्वारा मकान और प्रतिष्ठान बना लिए गए हैं और जल्द ही वक्फ बोर्ड और प्रशासन संयुक्त रूप से एक्शन लेते हुए अतिक्रमणकारियों पर प्रशासन का पीला पंजा चलाने का काम करेगा। लगभग 11 खाम की एक रजिस्ट्री है और बाकी भी है। आज़ाद नगर कॉलोनी देहरादून सहसधारा क्रॉसिंग पर ये वक्त की संपत्ति है और लगातार उन लोगों को नोटिस दिए जा चुके हैं। अब प्रशासन के साथ वक्फ बोर्ड मिलकर जल्द ही एक बड़े एक्शन की तैयारी में है और हमें उम्मीद है कि मुख्यमंत्री का मत बिल्कुल स्पष्ट है, सही को छेड़ना नहीं है लेकिन गलत को छोड़ना नहीं है। तो जो गलत हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। कहीं से कहीं तक अवैध कब्जेदारियों को, वक्फ माफियाओं को, वक्फ के इंक्रोचरों को वक्फ बोर्ड बख्शने के मूड में नहीं। उत्तराखंड सरकार के महत्वाकांक्षी कार्यक्रम जन जन की सरकार जन जन के द्वार के अंतर्गत विकासखंड ताकुला की न्याय पंचायत ग्वालाकोट में एक भव्य बहुउद्देश्य शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में क्षेत्र के लोगों ने बड़ी संख्या में सहभागिता की तथा विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त किया। शिविर का आयोजन उत्तराखंड सरकार की कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य की अध्यक्षता में किया गया। इस अवसर पर उन्होंने आमजन से सीधा संवाद स्थापित करते हुए उनकी समस्याएं सुनी। शिविर में प्राप्त अधिकांश शिकायतें पेयजल एवं सड़क से संबंधित रही। आयोजन के दौरान कुल 101 शिकायतें प्राप्त हुई, जिनमें से लगभग 95 शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया। कार्यक्रम में जिलाधिकारी अल्मोड़ा अंशुल सिंह भी उपस्थित रहे। उन्होंने भी आमजन की शिकायतें सुनते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए और कैबिनेट मंत्री को आश्वासित किया कि शिविर में प्राप्त सभी शिकायतों का समाधान प्राथमिकता से कराया जाएगा। स्तरों पर जन जन की सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम लगातार किए जाने के निर्देश है। इसी क्रम में जो है आज ग्वालाकोट न्याय पंचायत में जो है जन जन की सरकार जन जन के द्वार का आयोजन है, जिसमें लगभग 101 समस्याएं हैं, जिसमें 500 से अधिक लोगों का प्रतिनिधित्व, जिसमें 95% समस्याओं का निस्तारण किया। और मैं समझती हूँ कि मुख्यतः पेयजल को लेकर, तो सड़क मार्गों को लेकर ज़्यादा समस्याएं जो है देखने को मिली, जिसको
को लेकर एक निश्चित टाइमलाइन में समस्याओं का समाधान निस्तारण करने के निर्देश भी दिए और लगातार ये कह सकते हैं कि जो एक व्यक्ति है जो कि ग्राम सभा के कोने में बैठा हुआ है या जो मुख्यालय तक नहीं जा सकता, उस तक जो है पूरा प्रशासन, पूरा सिस्टम, पूरी मशीनरी जो है अपनी पहुंच बना रही है। विकासखंड चौखुटिया में आयोजित क्षेत्र पंचायत की बैठक में क्षेत्र के सर्वांगीण विकास से जुड़े विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में जनप्रतिनिधियों द्वारा अपने अपने क्षेत्रों की समस्याओं, सुझावों एवं अपेक्षाओं को प्रस्तुत किया गया। बैठक के दौरान ग्राम प्रधानों एवं क्षेत्र पंचायत सदस्यों ने जल जीवन मिशन के अंतर्गत संचालित पेयजल योजनाओं की प्रगति पर अपने सुझाव रखते हुए कार्यों को शीघ्र पूर्ण कर ग्रामीणों को नियमित जलापूर्ति सुनिश्चित किए जाने की अपेक्षा जताई। अधिकारियों द्वारा अवगत कराया गया कि संबंधित विभागों को शेष कार्यों के शीघ्र निस्तारण हेतु निर्देशित किया गया है। साथ ही ग्रामीण सड़कों की स्थिति, स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता एवं शिक्षा से संबंधित विषयों पर भी चर्चा की गई। जनप्रतिनिधियों ने सुझाव दिया कि क्षतिग्रस्त सड़कों के सुधारीकरण एवं स्वास्थ्य केंद्रों में सुविधाओं को और सुदृढ़ किया जाए, जिससे आमजन को बेहतर सेवाएं मिल सकें। बैठक की विशेष बात ये रही कि महिला ग्राम प्रधानों एवं महिला क्षेत्र पंचायत सदस्यों ने सक्रिय सहभागिता करते हुए पेयजल, सड़क, स्वास्थ्य एवं महिला शिशु कल्याण से जुड़े मुद्दों को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया। उन्होंने योजनाओं के जमीनी क्रियान्वयन को और बेहतर बनाए जाने पर बल दिया। प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अमजद खान ने जानकारी दी कि उपजिला चिकित्सालय चौखुटिया को 3 विशेषज्ञ चिकित्सक प्राप्त हो चुके हैं तथा ऑपरेशन थिएटर को सुदृढ़ करने हेतु आवश्यक कार्यवाही प्रगति पर है, जिससे क्षेत्रवासियों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकेंगी। विधायक प्रतिनिधि नंदन सिंह मेहरा द्वारा जन्म मृत्यु प्रमाण पत्रों के निर्गमन में आ रही असुविधाओं का विषय रखा गया, जिस पर मुख्य विकास अधिकारी रामजी शरण शर्मा द्वारा शीघ्र समाधान का आश्वासन दिया गया। क्षेत्र पंचायत सदस्य सीमलखेत कविता नेगी ने सीमलखेत में एएनएम सेंटर स्थापित किए जाने की मांग करते हुए ज्ञापन प्रस्तुत किया। उन्होंने बताया कि एएनएम सेंटर स्थापित होने से गर्भवती महिलाओं एवं नवजात शिशुओं को समय पर टीकाकरण एवं स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हो सकेंगी। ब्लॉक प्रमुख चेतना नेगी ने सभी विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया कि जनप्रतिनिधियों द्वारा उठाए गए विषयों का समयबद्ध एवं प्रभावी निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने बैठक में उपस्थित सभी जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों का आभार व्यक्त किया। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी रामजी शरण शर्मा ने कहा कि जन समस्याओं का निस्तारण करना, लोगों को बेहतर सुविधाएं मुहैया कराना, पारदर्शी और गुणवत्ता पारक रूप से सेवाएं उपलब्ध कराना प्रशासन की प्राथमिकताओं में शामिल है। उन्होंने सभी जनप्रतिनिधियों के सुझावों एवं प्रस्तावों को धैर्यपूर्वक सुना तथा सकारात्मक कार्यवाही का आश्वासन दिया। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि जो प्रस्ताव उनके विभाग से सरोकार रखते हैं, उन पर त्वरित कार्यवाही संपन्न की जाए। विकासखंड लोहाघाट के चौड़ी राय गांव में जल जीवन मिशन के तहत स्वीकृत पेयजल योजना आज सवालों के घेरे में है। गांव में पानी की टंकी का निर्माण तो कर दिया गया, लेकिन हकीकत यह है कि न टंकी में पानी है और न ग्रामीणों के नलों में। हालात इतने गंभीर हैं कि लोग ही नहीं, खुद बनाई गई टंकी भी बूंद बूंद पानी को तरस रही है। 4 वर्ष बीत जाने के बाद भी गांव को नियमित पेयजल आपूर्ति नहीं मिल पाई है। ग्रामीणों का कहना है कि टंकी निर्माण के बाद पाइपलाइन और जल स्रोत से जोड़ने का कार्य अधूरा छोड़ दिया गया। गर्मियों में स्थिति और भी विकट हो जाती है, जिससे महिलाओं और बच्चों को दूरस्थ स्रोतों से पानी लाना पड़ता है। ये योजना उत्तराखंड जल संस्थान के अंतर्गत संचालित है। ग्रामीणों की मांग है कि योजना की स्थलीय जांच कराई जाए और दोषियों की जिम्मेदारी तय करते हुए गांव को शीघ्र नियमित पेयजल सुविधा उपलब्ध कराई जाए। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता मनोज कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज, क्या बताइए, क्या कुछ खबर है चंपावत से? जी सर, मैं आपको बताना चाहूँगा, जो ये जल जीवन मिशन की हकीकत है, ये सिर्फ एक चौड़ी राय गाँव के लिए नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र में यही स्थिति बरकरार है। 500 की आबादी वाला चौड़ी राय गाँव आज भी प्यासा है। जल जीवन मिशन के तहत वर्ष 2021 में स्वीकृत पेयजल योजना 4 साल बाद भी अधूरी पड़ी हुई है। गांव में पानी की टंकी तो बना दी गई है,
लेकिन न टंकी में पानी है और न ही घरों के नलों तक जल पहुंच पाया है। ग्रामीण बूंद बूंद पानी को तरस रहे हैं। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद मनोज, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। मच्छी बाजार में हुई युवती हत्याकांड की घटना के बाद अभी शहर में सनसनी थमी भी नहीं थी कि एक और गंभीर मामला प्रकाश में आया है। चंद्रबदनी चौक के समीप एक कैफे में 3 युवकों ने एक युवती पर जानलेवा हमला कर दिया। किसी कठोर वस्तु से सिर पर किए गए इस हमले में युवती गंभीर रूप से घायल हो गई। घटना गुरुवार रात करीब 8 बजे की बताई जा रही है, जहां पटेल नगर कोतवाली क्षेत्र के सैयद मोहल्ला चक्राता रोड निवासी शिकायतकर्ता पीयूष जोशी की चचेरी बहन अपने मित्रों के साथ जन्मदिन मनाने के लिए चंद्रबदनी चौक स्थित एक कैफे में गई थी। कैफे में मौजूद आयुष रावत, सूरज राणा और हिमांशु नामक 3 युवकों के साथ युवती भी किसी बात को लेकर बहस शुरू हो गई। आरोप है कि मामूली बहस तेजी से बढ़ती गई और मारपीट में बदल गई। कैफे के बाहर सड़क पर दोनों पक्षों के बीच हुई इस झड़प में आरोपी युवकों ने पीड़िता के साथ गाली गलौज और मारपीट की। इसके बाद किसी कठोर वस्तु से युवती के सिर पर जोरदार वार किया। घायल युवती को उसके साथी तत्काल दून अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसके सिर पर 8 से 9 टांके लगाए। मेडिकल रिपोर्ट के अनुसार युवती के सिर पर किसी कठोर और भौतिकी वस्तु से चोट लगी है। रिपोर्ट में धारदार हथियार से चोट लगने की पुष्टि नहीं हुई। हालांकि चिकित्सकों ने मेडिकल रिपोर्ट में यह भी दर्ज किया कि पीड़िता के शरीर में शराब का सेवन पाया गया। पीड़िता के भाई पीयूष जोशी की शिकायत के आधार पर पटेल नगर कोतवाली पुलिस के मुकदमा दर्ज किया गया है। घटना के तुरंत बाद तीनों आरोपी मौके से फरार हो गए। फिलहाल पुलिस तीनों नामजद आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही है और मामले की विस्तृत जांच जारी है। हल्द्वानी के गौलापार स्थित अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में आयोजित EVCL क्रिकेट लीग के नाम पर हुए बड़े फर्जीवाड़े का पुलिस ने खुलासा किया है। एसएसपी नैनीताल मंजुनाथ TC ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरे मामले की जानकारी दी। क्रिकेट के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले आरोपी विकास ढाका को काठगोदाम पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने टीम मालिकों से कुल 32 लाख रुपए की ठगी की थी, जिसमें पूर्व विधायक नारायण पाल भी 9 लाख रुपए की धोखाधड़ी के शिकार हुए हैं। आरोपी विकास ढाका उत्तर प्रदेश के नोएडा का रहने वाला बताया गया है। पुलिस ने उसके लेन देन से जुड़े बैंक खातों को फ्रीज कर दिया है। जांच में यह भी सामने आया है कि आरोपी ने क्रिकेट मैच के टिकट के नाम पर भी दर्शकों से पैसे वसूले थे। विकास ने इरफान पठान और हरभजन सिंह जैसे बड़े क्रिकेटरों के आने की भी झूठी बातें फैलाई थी। पुलिस इस मामले से जुड़ी अन्य पहलुओं की भी जांच कर रही है। रुड़की के मंगलौर क्षेत्र के घोसीपुरा गांव में 2 पक्षों के बीच हुए टकराव में जमकर लाठी डंडे चले, जिससे 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों में एक की हालत नाजुक बताई जा रही है, जिसे प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर रेफर किया गया है। शुक्रवार की सुबह घोसीपुरा निवासी हाकम किसी काम से सिलसिले में अपने खेत पर गया था। इसी दौरान पुराने विवाद को लेकर दूसरे पक्ष के लोग वहां पहुंच गए और कहासुनी के बाद हाकम पर हमला कर दिया। आरोप है कि हाकम के साथ लाठी डंडों से बेरहमी से मारपीट की गई। घटना की जानकारी परिवार के लोग बीच बचाव के लिए पहुंचे, लेकिन हमलावरों ने उनके साथ भी मारपीट कर दी। मारपीट की इस घटना में हाकम और दिलशाद दोनों गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। ग्रामीणों द्वारा सूचना दिए जाने पर मंगलौर कोतवाली पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और हालात को काबू में लिया गया। पुलिस ने दोनों घायलों को अपनी गाड़ी से रुड़की के सरकारी अस्पताल भिजवाया, जहां चिकित्सकों ने हाकम की गंभीर हालत को देखते हुए उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया। वहीं दिलशाद का उपचार रुड़की के सरकारी अस्पताल में जारी है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की गहनता से जांच कर रही है। पुलिस का कहना है कि तहरीर मिलने के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। गांव में किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए पुलिस सतर्क है और स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में बताई जा रही है। उत्तराखंड में मौसम को लेकर ताजा अपडेट सामने आया है। राज्य में फिलहाल मौसम का मिजाज ज्यादातर शुष्क बना रहने वाला है।
मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार फरवरी के पहले सप्ताह में प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में किसी बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। हालांकि पहाड़ी क्षेत्रों में अगले सप्ताह हल्की सक्रियता देखी जा सकती है। मौसम वैज्ञानिक रोहित थपलियाल ने बताया कि 6 फरवरी के बाद अगले 2 से 3 दिनों तक उत्तराखंड के अधिकांश इलाकों में मौसम शुष्क रहेगा। इसके बाद 9 फरवरी से एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, पिथौरागढ़ और बागेश्वर जैसे अंदरूनी जिलों में कहीं कहीं बहुत हल्की बारिश और 3000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हल्की बर्फबारी हो सकती है। वहीं मैदानी जिलों की बात करें तो हरिद्वार और उधम सिंह नगर में सुबह और रात के समय घना कोहरा छाए रहने की संभावनाएं जताई गई हैं, जबकि राज्य के अन्य जिलों में मौसम शुष्क बना रह सकता है। फिलहाल उत्तराखंड न्यूज में बस इतना ही। नमस्कार।